गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो वार्ता चल रही थी वो चल रही थी विशेषण बिंदु को लेकर के, जिसमें अब तक की जो हमारी चर्चा थी वो विशेषण को लेकर के कहाँ तक पहुंची है। हमने अब तक जो बात समझी है वो ये है कि विशेषण क्या होते हैं और विशेष से इसके अलावा प्रविशेषण शब्द क्या होते हैं, साथ ही हमने विशेषण के प्रकारों पर नजर डाली है। तो पूर्व का जो वीडियो नंबर 2 था विशेषण के संदर्भ में, उसमें हमने एक शब्द लिखा था अनिश्चितता, जिसमें ये शुद्ध होगा उसमें क्या है, जो मात्रा संबंधी अशुद्धि हो गई थी, इसलिए उस शब्द को इस प्रकार से लिखा जाए। तो आगे की हम वार्ता करें तो आगे की जो हमारी वार्ता है वो किससे संदर्भित है, विशेषण के प्रकारों से, जिसमें हमने जाना था कि विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने विशेषण के 2 प्रकारों के बारे में अध्ययन कर लिया है कि विशेषण का पहला प्रकार गुणवाचक होता है और दूसरा प्रकार संख्यावाचक होता है। इसके बाद में तीसरा जो प्रकार आता है वो होता है परिमाणवाचक। विशेषण का जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है परिमाणवाचक। किसे कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण? देखिए, वे विशेषण शब्द जो पदार्थों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी परिमाणवाचक जो विशेषण होंगे वे क्या करेंगे कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, यानी जो संज्ञाएं होगी और कौन सी संज्ञाएं, जो पदार्थ, जिन पदार्थों को हम संज्ञाओं के अंतर्गत रखते हैं, यानी हमने ये जाना था कि संसार की जो भी वस्तु है उनके कुछ ना कुछ नाम हैं और जो नाम है वही क्या है, संज्ञाएं हैं। तो जो संज्ञाएं हैं और संज्ञाओं के अंतर्गत जो पदार्थ हैं, यानी वे विशेषण शब्द जो पदार्थों की क्या बताएंगे, निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, माप या तोल का, नाप या तोल का क्या कराएंगे, बोध कराएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। यानी एक शब्द होता है परिणाम, जिसका अर्थ होता है फल या प्रभाव, लेकिन ये शब्द है परिमाण। ठीक है, तो परिणाम और परिमाण दोनों शब्द क्या है, अलग अलग है। ये भ्रांति आप लोगों की दूर होनी चाहिए। तो परिमाणवाचक जो विशेषण होगा वो क्या होगा, पदार्थों की नाप तोल के संदर्भ में हमें क्या बताएगा कि वो निश्चित है या अनिश्चित है, इस बात की जानकारी दी जाएगी। किसके माध्यम से, परिमाणवाचक विशेषणों के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, जो नाप या तोल होगा, यानी जो परिमाण होगा पदार्थों का, उसकी क्या होगी, कोई ना कोई इकाई होगी। क्या होगी, इकाई होगी। जैसे हम लेते हैं कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए दूध है, तो दूध को हम लीटर में मापते हैं, लीटर होती है इकाई। इसके अलावा जैसे दूरी होती है तो उसे किलोमीटर में, इसके अलावा वजन होता है तो उसे किलोग्राम में,
इसके अलावा वो इकाइयाँ होती है, जैसे लीटर की मिलीलीटर होती है, किलोमीटर की भी होती है और किलोग्राम की भी होती है। तो यानी जो नाप या तोल होगा, जो तोल होगा वो तो किस में होगा, वजन में होगा, और जो माप होगी वो किस में होगी, लीटर, जैसे मीटर आदि करते हैं हम सभी। तो सारी की सारी जो इकाइयां हैं नाप तोल की, उन इकाइयों में क्या होगी, ये नाप तोल होगी। यानी जो इकाइयां होगी नाप तोल की, उन्हीं इकाइयों में क्या होगी, नाप तोल होगी। अर्थात वजन है तो वो किलोग्राम में होगा, और अगर मान लीजिए क्या है, माप है या नाप है, तो वो किस में होगी, मीटर या लीटर वगैरह में होगी। तो प्रत्येक परिमाण के लिए इकाई निर्धारित है। तो हम जैसे यहाँ पर कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं कि जैसे 5 किलो अनाज है, मेरे पास 5 किलो अनाज है। कितना अनाज है, 5 किलो अनाज है। यानी यहाँ पर जो अनाज है, अनाज जो शब्द है, कौन सा शब्द है, अनाज जो शब्द है वो किस में है, वजन में, अर्थात किलोग्राम में। यहाँ पर इकाई आ गई 5 किलो। कितना है, 5 किलो है अनाज। तो यहाँ पर क्या हो गई, निश्चित क्या हो गया, परिमाण हो गया। एक हम कहते हैं कि ठेले में कुछ किलो अनाज है। क्या है, कुछ किलो अनाज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले वाला जो वाक्य है उसमें हमने ये कहा कि मेरे पास 5 किलो अनाज है, अर्थात जो अनाज पदार्थ है उसकी क्या मात्रा है, निश्चित जो परिमाण है उसका जो वजन है वो क्या है, निश्चित है, 5 किलो है। यानी पूरी की पूरी बात पता है। लेकिन दूसरी वाला जो वाक्य है उसमें हमने कहा कि ठेले में कुछ किलो अनाज है, अर्थात उसकी मात्रा क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, उसका वजन निश्चित नहीं है। तो जो दोनों प्रकार के वाक्यों के संदर्भ से जब हम देखें तो जो परिमाणवाचक विशेषण है उसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन से भागों में, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए इसके भी कितने भेद किए गए, 2 भेद किए गए। कितने भेद किए गए, 2 भेद किए गए। परिमाण वाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाण वाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा कि जब जो भी पदार्थ होंगे उन पदार्थों की जो मात्रा है, उनका परिमाण है, वो क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं कि मुझे कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा दे दो या चाहिए। क्या चाहिए, मुझे कमीज के लिए क्या दे दो, 2 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कपड़ा है वो कितना है, उसकी जो
माप है वो क्या है, निश्चित है, अर्थात 2 मीटर। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की क्या निश्चित हो, उनका परिमाण निश्चित हो, तो वैसे वाले जो वाक्य हैं, वैसे वाले जो शब्द हैं वो किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे मैं एक और वाक्य लिखता हूं कि जैसे जग में 1 लीटर दूध है। कितना दूध है, 1 लीटर। जग अर्थात जो छोटा पात्र होता है उसमें 1 लीटर क्या है, दूध है। अर्थात यहाँ पर भी जो दूध पदार्थ जो शब्द है, यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है उसका जो परिमाण है वो क्या है, निश्चित है, उसकी जो मापतोल है वो निश्चित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जहां पर पदार्थों की या संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की क्या निश्चित हो, उनका परिमाण निश्चित हो, उनका नापतोल या वजन निश्चित हो, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके अंतर्गत किसे रखेंगे, जैसे मैं लिखता हूं कि मुझे कमीज के लिए थोड़ा कपड़ा चाहिए। मुझे कमीज के लिए थोड़ा कपड़ा चाहिए। या इसे ऐसे लिखूं कि मेरे पास कुछ किलो अनाज है। मेरे पास कुछ किलो अनाज है। तो यहाँ पर जो दोनों वाक्य हैं, मुझे कमीज के लिए थोड़ा कपड़ा चाहिए या मेरे पास कुछ किलो अनाज है, तो यहाँ पर जो इनकी दोनों जो संज्ञा पदार्थ हैं, दोनों जो संज्ञाएं हैं, इनकी क्या निश्चित नहीं है, इनका जो परिमाण है वो निश्चित नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, थोड़ा शब्द, और यहाँ पर लिखा हुआ कुछ शब्द, अर्थात दोनों में यहाँ पर क्या आया है, अनिश्चितता व्याप्त है। इसलिए इस प्रकार के जो शब्द होंगे उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। जैसे अरे थोड़ा, कुछ, है ना, कम, ज्यादा, अधिक, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। यानी इन दोनों प्रकारों में जो मुख्य भेद है वो ये है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हमें किन शब्दों को देखना है कि जो भी संज्ञा पदार्थ दिए हुए होंगे उनकी जो मात्रा होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी, उनका जो परिमाण होगा वो निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए वजन है तो वो किलोग्राम में होगा, उसकी जो इकाई है उसमें निश्चितता में होगा, जैसे 5 किलो, 10 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, है ना, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल, इस प्रकार से। लेकिन जहां पर क्या हो, परिमाण निश्चित नहीं होगा, इस प्रकार के जो शब्द होंगे उन शब्दों को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत रखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी कि निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के शब्दों को हम कैसे अलग कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए एक उदाहरण से और इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं। कि हमने देखा कि जैसे आज बारिश हुई, है ना, आज बारिश हुई, तो
जयपुर में बहुत पानी गिरा। क्या गिरा? जयपुर में बहुत पानी गिरा। क्या गिरा? बहुत पानी गिरा। और एक वाक्य में लिखता हूं, बालक लिखेंगे कि, जैसे इसको ऐसे लिखेंगे कि कक्षा में बहुत बालक थे। अब आप यहाँ पर देखिए कि दो वाक्य हमने लिए हैं। एक में लिखा कि जयपुर में बहुत पानी गिरा, तो यहाँ पर देखो दोनों जो वाक्य हैं उन दोनों वाक्यों में क्या लिखा है, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं और उन शब्दों में यहाँ पर देखिए बहुत, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, बहुत शब्द लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर जो है क्या पानी शब्द है और यहाँ पर क्या बालक शब्द है, अर्थात दोनों ही क्या है, संज्ञाएं हैं। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं वो क्या करते हैं, क्या बताते हैं, निश्चितता और अनिश्चितता बताते हैं, किसकी, पदार्थों की। तो जैसे इस प्रकार के वाक्य अगर आपको मिल जाए या इस प्रकार के वाक्य में आपसे विशेषण पूछा जाए कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण है और नीचे जो वाक्य लिखा हुआ उसमें कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे प्रथम दृष्टया तो आपको लगेगा कि दोनों में बहुत शब्द इसलिए एक ही विशेषण होगा। लेकिन जब हम इस अंतर को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें तो कौन सा विशेषण होगा, पानी जो शब्द है वो क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है, यानी उसकी जो इकाई होती है वो लीटर होती है, यानी परिमाण जो उसका होता है, परिमाण उसकी जो मात्रा होती है वो किसमें होती है, लीटर, यानी इकाई में मापा जाता है उसे। जबकि बालक जो शब्द है उसे हम इकाई में नहीं नाप सकते हैं, इकाई में उसको मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी ये कैसी संज्ञा है, अलग प्रकार की संज्ञाएं होगी। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है, बहुत पानी गिरा, इसका मतलब क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। इसके अंदर कौन सा विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण, क्योंकि जो पानी है उसको हम एक इकाई में मापते हैं, उसका एक निश्चित परिमाण होता है, जैसे 1 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर जो भी है। तो यहाँ पर जयपुर में बहुत पानी गिरा, इस वाक्य में जो बहुत शब्द है वो कौन से विशेषण का उदाहरण होगा, पानी के अनुसार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। ठीक है, अब दूसरा जो उदाहरण है अपना, उसमें लिखा हुआ कि कक्षा में बहुत बालक थे। तो जो बालक शब्द है वो कैसी संज्ञा है, गणनीय संज्ञा है, यानी बालकों को गिना जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, गिना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कक्षा में 10 बालक थे, 20 बालक थे, यानी संख्या निश्चित नहीं है। तो जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं वो किसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। और संख्यावाचक विशेषण में हमने पढ़ा था गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक और आवृत्तिवाचक, ये पढ़ा था। किसके अंतर्गत, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर बालकों की जो संख्या वो निश्चित नहीं है, इसलिए ये कौन से विशेषण का उदाहरण होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। इसका उदाहरण होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होगा ये। तो इस प्रकार से जो अंतर है वो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ दिया हुआ हो और उसकी अनिश्चित मात्रा के बारे में बात की गई हो, उसके परिमाण के बारे में बात की गई हो, अनिश्चित परिमाण, तो वो तो किसके अंतर्गत रखा जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। और अगर मान लीजिए कोई गणनीय संज्ञा है जिसे गिना जा सकता है और उससे पहले क्या स्थिति है, अनिश्चितता की स्थिति है, लेकिन उसे गिना जा सकता है, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। इस बात को एक बार दोबारा समझ लीजिए कि यदि कोई पदार्थ है और उस पदार्थ की जो इकाई होती है उस इकाई में नहीं है उसका उल्लेख, इसका मतलब वो अनिश्चितता में है। अगर निश्चित इकाई में होगा तो निश्चित परिमाण में चला जाएगा, और अगर उसकी इकाई निश्चित नहीं है, अर्थात जैसे बहुत आ जाए, कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, अधिक आ जाए, थोड़ा आ जाए, कुछ आ जाए, है ना, तो वहां पर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अगर संज्ञाएं गणनीय है, जिन संज्ञाओं की हम गणना कर सकते हैं, इस प्रकार की संज्ञाएं अगर वाक्य में है और उनकी निश्चितता हो, जैसे 10 किलो, 20 किलो, 5 बालक, इस प्रकार के 5 बालक, 10 बालक जो गणनीय संज्ञाएं हैं, उन गणनीय संज्ञाओं को हम किस
किसके अंतर्गत रखेंगे, निश्चित संख्यावाचक में। अगर निश्चित संख्या तो, और अगर अनिश्चित संख्या जैसे बहुत, कम, ज्यादा, थोड़े, अधिक, इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं तो उन्हें हम रखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि कब हमें निश्चित परिमाणवाचक, कब अनिश्चित, और कब संख्यावाचक और कब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रखना है। इसके बाद में जो आगे की बात है अपनी, वो आती है अपने चौथा जो प्रकार है विशेषण का, जिसे हमने कहा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। चौथा जो प्रकार है विशेषण का वो कौन सा है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का जो चौथा प्रकार है वो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। देखिए यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर देखिए संकेतवाचक या सार्वनामिक दो प्रकार से इस विशेषण को संबोधित किया गया है। तो क्या होता है विशेषण, देखिए समझने का प्रयास करेंगे कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम शब्दों से इन विशेषणों की रचना होने के कारण सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। देखिए यहां पर जो हमने वार्ता लिखी है वो क्या है कि संकेतवाचक या सार्वनामिक जो विशेषण है वो क्यों कहा गया है इसे, कि वे सर्वनाम शब्द, अर्थात जो क्या है सर्वनाम है, अपने आप में वे शब्द क्या है सर्वनाम है, लेकिन क्या होते हैं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, इसलिए उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। और सर्वनाम शब्दों से इन विशेषणों की रचना होने की वजह से, अर्थात मूल रूप में ये सर्वनाम है, इसीलिए इस विशेषण को क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी ये जो विशेषण शब्द होंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक, ये मूल रूप में क्या होते हैं सर्वनाम होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी सार्वनामिक विशेषण कहने के पीछे जो कौन सा लॉजिक छिपा हुआ है कि मूल रूप में जो विशेषण होते हैं वो सर्वनाम ही होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ तक की बात आप सबके समझ में आ गई होगी। जो परिभाषा मैंने लिखी है कि ये जो शब्द होंगे मूल रूप में सर्वनाम होंगे, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा, और ये किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहा जाएगा। तो देखिए आइए समझते हैं उदाहरणों के द्वारा। जैसे
मैं लिखता हूं यह पुस्तक मेरी है, वह कलम मेरी है। यहां पर मैंने दो वाक्य आप सबके सामने लिखे हैं, यह पुस्तक मेरी है और यह वह कलम मेरी है। तो जब हमने सर्वनामों की चर्चा की थी और सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत सर्वनाम का जो पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष के अंतर्गत हमने जिन सर्वनामों की चर्चा की थी, यह, वह, ये, वे, वो इत्यादि, तो वहां पर आपने देखा था कि ये जो शब्द है वो क्या बताते हैं? अन्य पुरुष के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह पुस्तक मेरी है, अर्थात यह और वह किसके उदाहरण है? जो अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं, उत्तम जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसका जो अन्य पुरुष होता है उसके भेद होते हैं यह वह, और जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसके भी भेद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहे हैं कि यह पुस्तक क्या है? मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, अर्थात यह जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है, और पुस्तक की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, वह कलम मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, वह कलम मेरी है। अर्थात यहाँ पर जो दोनों सर्वनाम है यह और वह क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। किसकी ओर? पुस्तक और कलम की ओर। इसीलिए इन्हें किन विशेषणों के अंतर्गत रखा गया है? संकेतवाचक विशेषणों के अंतर्गत रखा गया है। अगर इस वाक्य को हम यूं लिखें कि जैसे क्या लिखें कि वह या यह को हम इस प्रकार से लिखें कि यह पुस्तक मेरी है की जगह लिख देते हैं यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य को हम ऐसे लिखें कि यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर जो क्या होगा? वाक्य बदल देने से, अर्थात इस संज्ञा को इधर रख देने से, यानी यहाँ पर जो वाक्य मैंने लिखा यह पुस्तक मेरी है, इस वाक्य में क्या हुआ कि अधिपदत्व दोष उत्पन्न हो गया, यानी एक जगह एक समान पद नहीं रखे जाते। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों रखे गए हैं। क्या रखे गए? इसलिए इस वाक्य में वाक्य शुद्धि की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध हो गया। तो ये संज्ञा यहाँ आने से ये इसकी ओर संकेत कर रहा है सर्वनाम, इसीलिए इसे किसके अंतर्गत रखा गया? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषणों के अंतर्गत रखा गया। अब मैं इस बात को ऐसे लिख दूं कि यह मेरी पुस्तक है, अर्थात मैंने क्या कर दिया कि जो पुस्तक संज्ञा थी उसको यहां से हटा करके यहां ले गया, अर्थात बीच में क्या जोड़ दिया मैंने? मेरी। तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा? मेरी मेरा लगा देने से ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा। किसके अंतर्गत चला जाएगा? संबंधवाचक के। और यह किसका भेद हो जाएगा? अन्य पुरुष, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह। और मेरी लिख देने से संबंध बता रहा है किसका? पुस्तक का मेरे साथ संबंध बता रहा है। तो जब क्या होता है, एक जो माइनर अंतर है यह है कि यदि सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद में कोई संज्ञा आ जाए, सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद में कोई संज्ञा आ जाए, तो उन्हें वाक्यों में आने वाले जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं, तो वहां पर जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होंगे वे सर्वनाम शब्द सर्वनामों में नहीं रख करके किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषणों के अंतर्गत रखे जाएंगे। और यदि क्या हो, कोई सर्वनाम आए और उसके बाद में
बीच में कोई भी संबंध बताने वाला या अन्य कोई शब्द आ जाए और उसके बाद में कोई संज्ञा शब्द आए तो वहां पर संकेतवाचक विशेषण नहीं होगा बल्कि सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? अगर संबंध बता रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, अगर निश्चय बता रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रकार से हमें ये देखना होगा कि अगर कोई सर्वनाम है और उस सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आया है वाक्य में तो वहां पर कौन सा विशेषण होता है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ये बात आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि कहां पर हम क्या मानेंगे, कहां पर हमें सर्वनाम रखना है और कहां पर हमें क्या रखना है? विशेषण रखना है। एक उदाहरण से और समझ लीजिए इस बात को कि जैसे इसको लिखता हूं मैं कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, और इसी वाक्य को दोबारा मैं लिखता हूं कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो यहां पर भी वही बात देखने को मिल रही है। पहले वाला जो वाक्य है इसमें क्या हुआ? संबंध बताया जा रहा है, यानी तुरंत सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद में क्या नहीं है? संज्ञा शब्द नहीं है। इसलिए ये तो आप ध्यान में रख लीजिए कि ये वाक्य या ये शब्द किसके अंतर्गत नहीं आएगा? विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए ये सर्वनाम में चला जाएगा। और जब तुरंत सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद में कोई संज्ञा शब्द हो तो इस प्रकार के जो वाक्य या शब्द होंगे वे किसके अंतर्गत चले जाएंगे? संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत चले जाएंगे। किसके अंतर्गत चले जाएंगे? संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत चले जाएंगे। और मूल रूप से सर्वनाम होने के कारण हम इन्हें क्या कह देते हैं? सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं। तो यहाँ तक की जो वार्ता है आप सबके ठीक प्रकार से भली बातें समझ में आ गई होगी। तो आज की जो हमारी वार्ता हुई वो हुई हमारे परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण को लेकर के। मैं आशा करूंगा कि यहाँ तक की वार्ता आप सबके ठीक और भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।